वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और ख़बर आ रही है और ख़बर आ गई है कि मियाँ शहबाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज 11 और 12 यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुँचेंगे। इससे पहले आज उनकी क़ब्ल ज़मानत की दरख्वास्त की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन साथ ही FIA को ये भी कहा कि वो उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार नहीं करेंगे। सलमान शहबाज पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के 28 मुकदमात हैं और जिन्हें वो कहते हैं कि जनाब ये सारे मुकदमात जाली हैं। हमारे साथ लंदन से मियाँ शरीफ ने ज़ीशान मियाँ ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ ने बैरिस्टर ख़ानदान की वापसी के अब लगता है कि आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन करीब हैं। सलमान शहबाज के वालिद प्राइम मिनिस्टर वो तो आ ही चुके हैं, गालिबन उनके दूसरे भाई भी आ जाएं। और क्या ऐसा लगता है कि उनके वालिद यानी मरीम नवाज़ के नवाज़ शरीफ भी आएंगे? ऐसा ही है बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ? जी देखें, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सलमान शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब पे कोई भी इंग्लैंड में केस नहीं है। जहाँ तक उन पे एक इन्वेस्टिगेशन आई थी वो भी जब पाकिस्तान से मनी ट्रांसफ़र हुई थी 2019 में, तो यहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनको बैंक ने रिपोर्ट किया था ऑन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर है। बैंक इज़ obliged टू रिपोर्ट इफ़ बैंक इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट मनी इज़ फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। तो जिसकी बेसिस पे जहाँ पे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने उसको अकाउंट्स को फ्रीजिंग का ऑर्डर दिया था। और जब 2021 में NCA ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, तो कोर्ट ने अनफ्रीजिंग का ऑर्डर कर दिया था। इसमें कोई भी क्रिमिनल मैटर ना रजिस्टर्ड हुआ ना इन्वेस्टिगेट हुआ, अपार्ट फ्राम दिस वन ट्रांजेक्शन जो रिपोर्टेड है कि इसको कोर्ट ने फ्रीजिंग ऑर्डर दिया था ताकि मनी आगे ना ट्रांसफ़र हो, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद उसके अलावा कोई केस भी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्रिमिनल और सिविल नेचर इनके खिलाफ शरीफ फैमिली इन पर्टिकुलर शहबाज शरीफ सलमान शहबाज के खिलाफ नहीं है। अब देखें वो अगर पाकिस्तान जा रहे हैं तो ही मस्ट बी विजिटिंग देयर एज ही हैज़ बिजनेसेस हेयर। आपको पता है उनके यहाँ पे बिजनेसेस हैं। उन्होंने इसी साल समर में यहाँ पे 2 कंपनीज रजिस्टर्ड कराई हैं जिसमें वो बिल्डिंग वेयर प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग उनके यूनिट्स हैं। लेकिन बैरिस्टर ये जो पाकिस्तान में तो ठीक है 18 मुकदमात उन पर हैं और उसके बारे में कह भी रहे हैं कि जनाब वो जाली है गो के शहबाज, लेकिन बहरहाल प्रोसिक्यूटर से जब हम गुफ्तगू करेंगे वो तो उसकी डिटेल बता रहे हैं कि ये नेप का जब नया कवानीन आए उसके तहत इन पर विड्रॉल किया जा रहे हैं। लंदन में क्या पोजीशन है? वो जो फ्लैटों का मामला था या कोई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, क्या शरीफ ख़ानदान पे लंदन में भी मुकदमात हैं इस नौयत के, ख़ासतौर पर सलमान शहबाज पे? जी अस्सलाम वालेकुम बेली साहब, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। नंबर 1 के सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उनको हिफाजती बेल नहीं मिली जिसे हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और पीनल कोड है उसके मुताबिक अगर आपको प्री अरेस्ट बेल चाहिए हो तो आपको सरेंडर करना पड़ता है कोर्ट में। इसलिए अगर जज ने अभी उनको हिफाजती ज़मानत नहीं दी तो उसने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, क्योंकि जो कंडीशन है एक प्री अरेस्ट बेल की वो सलमान शहबाज साहब पूरी नहीं करते जब तक वो वहाँ पे कोर्ट में सरेंडर ना करें। अब जब वो पाकिस्तान लैंड करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी तो उनके पास चॉइस होगी कि वो उनको अरेस्ट करते हैं या उनको जाने देते हैं कोर्ट तक। लेकिन जहाँ तक आपको पता है जो अभी उनके फादर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट तक सरेंडर करने दिया जाएगा और कोर्ट उन्हें प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर देगी। और जहाँ दूसरा बात है नवाज शरीफ साहब, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ देखिए जी नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है, वो जब चाहें जा सकते हैं, जब उनकी मर्ज़ी हो कि वो जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है वो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रुके हुए हैं, इवन दो के बड़ी क्वेश्चनेबल बातें होती हैं उनकी मेडिकल कंडीशन पे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे ही हैज़ बीन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 टर्म्स। और जब भी वो जाना चाहें उनको कोई रोक तो नहीं सकता, स्पेशली जब उनके पास अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है, वो कभी भी जा सकते हैं।
ठीक है, बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हमें उन नुकात और उन के बारे में बता रहे थे कि जो सलमान शहबाज ये शरीफ ख़ानदान के आने के हवाले से हो सकते हैं, और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ हमारे साथ हैं। शुक्रिया आसिम, आपने हमारा वक्त निकाला। अब ये जो बैरिस्टर आसिम, सलमान शहबाज का कहना है कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं वो जाली केसेस हैं, झूठे हैं, जो 2008 से 18 के दौरान नैब ने बनाए, हुकूमत के दबाव पर बनाए हैं। क्या कहेंगे आप इसको बैरिस्टर? देखिए, ये पाकिस्तान में ही बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें, हर एक्यूज का ये स्टांस होता है कि मुझ पे केस जाली है। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम के केसेस में ये खाली स्टेटमेंट जो है इसकी कोई लीगल एडमिसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम में बड़ा एक डिफरेंस है। वाइट कॉलर या ऑर्गेनाइज क्राइम की हमेशा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होती है और उसकी मनी ट्रेल होती है, और उसको रिवर्ट करने के लिए एक्यूज के पास पूरा राइट होता है मावरा इसके कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, किसी की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी का कोई रिश्तेदार है, व्हाटएवर जो भी उसका स्टेटस हो, उसके पास पूरा मौका होता है कि वो आके दिफा करे और नेगेट करे कि नहीं ये मुझसे कनेक्ट नहीं करती, मैं इनोसेंट हूं, लिहाजा मुझे इससे एक्सोनरेट किया जाए। अब इनका ये कहना कि मैं इस वजह से मुल्क छोड़ के चला गया, ये ना तो कानून में इस दलील की कोई गुंजाइश है, ना इस मौके की कोई एडमिसिबिलिटी। अगर ये इनोसेंट थे, ये आते यकीनन पेश होकर अपना मौके बयान करते, और जो मनी ट्रेल इनके तमाम अकाउंट्स को रिलेट करती थी, जो साइफन ऑफ हुए फंड, और अगर ये उसको नेगेट करने में कामयाब होते तो यकीनन कानून इनको फेवर देता। और अगर ये नहीं है और इनका महज चले जाना इस नोशन पे कि मैं क्योंकि इनोसेंट हूँ और मुझे झूठा जो है केस में मुलविस किया जा रहा है, ये कानून इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, और एक सियासी बयान तो मैं समझता हूँ हो सकता है, इसकी लीगल जो है वो एडमिसिबिलिटी कोई भी नहीं। फिर वैसे आप ये बताएं कि ये जो आज उनकी क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए जो ज़मानती दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दी गई है, फिर FIA को कहा गया है कि लेकिन साथ ही कि आप एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार न करें, और गालिबन उन्हें सरेंडर करने को कहा है कि 13 दिसंबर को। तो इस सूरत में क्या, वैसे तो आपको इल्म है कि जो इस वक्त उनके वालिद की गवर्नमेंट है, जो सिविल एजेंसियां हैं माशा AIB, वो तो अंडर ही में उनके होती हैं। देखें, बहरहाल कह तो रहे हैं वो, लेकिन अदालत की हद तक इतनी जरूरत फिर होगी कि कहने या ना करें। जी बैरिस्टर। जी, मैं इस पे थोड़ा सा वाज़ेह कर, देखिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आइन में हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको उसे कानून में जो रेमेडी उसके पास अवेलेबल है उससे अवेल करने का मौका दिया जाए। जहां तक तो उनके पाकिस्तान आने का सवाल है, वो हमारा जो कानून है किसी शख्स को मुल्क से बाहर जाने या वापस आने से नहीं रोकता। हाँ, अगर कोई शख्स किसी केस में किसी अदालत को किसी इदारे को मतलूब है तो और अगर उसे ये खदशा है कि वो पाकिस्तान आते ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसे हिफाजती जमानत कहते हैं, कानून में प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। और इसमें माजी में भी आपको याद होगा बहुत सी इसकी मिसालें हैं। जनरल मुशर्रफ साहब को भी सिंध हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत दी और यही कहा कि इसी सूरत में आपको जमानत दी जाएगी कि आप पाकिस्तान जैसे ही आएंगे तो जो मजाज अदालत है उसके सामने आप पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। तो ये इनको जमानत हिफाजती दिए जाना ये ना मावराए कानून है ना मावराए आइन है। तो हम जब ये मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे, एहतसाब अदालत में या FIA की कोर्ट्स में, वहाँ ये अगर अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब होते हैं कि मैं तो ना इन ट्रांजेक्शन का मुझसे कोई ताल्लुक है, ना मुझसे रिलेट करती हैं, तो यकीनन कानून इनको मफाद देगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, महज ये कह देना कि ये सियासी केस है या मैं इससे मुतल्लिक नहीं हूँ या मेरा इस केस से ताल्लुक नहीं है, कानून इस चीज़ को नहीं मानता। उन्हें आके प्रॉपर अपनी सफाई जो है वो कानून के मुताबिक पेश करनी। लेकिन मेरे से एक बराह रास्त तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं आपकी माशाल्लाह जो आला अदालतें हैं इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 55,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, फिर मातहत अदालतों में। अब ये तो रोज़ के रोज़ इनके फैसले हो रहे हैं, लेकिन ये जो 55,000 उनके ख़ानदान बरसों से जो सफ़र कर रहे हैं, नहीं, इंसाफ में कुछ डबल स्टैंडर्ड है अशराफिया के लिए। अब ये ना कि अगर PTI की गवर्नमेंट होती तो कतई तौर पर सलमान शहबाज पाकिस्तान नहीं आते। अब वो इसलिए आ रहे हैं कि उनके वालिद की गवर्नमेंट है ना, तो ये इंसाफ के डबल स्टैंडर्ड नहीं हुए बैरिस्टर?
बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। देखिएगा ये बात तो अब जुबान ज़्यादा आम है और आम शख्स भी ये बात कहता फिरता है कि जी पाकिस्तान में इंसाफ का जो मेयार है वो उस कदर नहीं है। और ये क्यों कहता है कि जब आप देखिए कि अदालती जो फैसले हैं या जो मामलात हैं केसेस के वो आपके सामने किस कदर चलते हैं, तो आम आदमी को बिल्कुल पूरा हक पहुंचता है आइन और कानून के तहत कि अपना जो है वो आज़ादी इजहार राय इस्तेमाल करे और जो उसका अपना तज्जिया और जो एक उसकी असेसमेंट है किसी भी इदारे को लेकर के बशमूल जुडिशरी उसका वो इजहार करे। और यहाँ यकीनन केसेस की जो तादाद है वो आपके सामने है। वो भले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, भले वो आपकी मातहत अदलिया है, जितने नंबर ऑफ केसेस हैं और जितने पाइलअप हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इस निज़ाम में बेहतरी बिल्कुल लाई जा सकती है। इफेक्टिव और सब्सटेंशियल जस्टिस जो है वो ना सिर्फ होना चाहिए और ना सिर्फ हो सकता है बल्कि होना चाहिए और वक्त की जरूरत है। और अवाम का हमारे अदालती इदारों पे एतमाद बहाल करने के लिए ये मैं समझता हूँ नागुज़ीर है कि इसमें सब्सटेंशियल इक़दाम होने चाहिए जिसमें इंसाफ जो है वो हर शख्स के लिए यकसा हो और हर शख्स को ये रसाई हासिल हो अदालती इदारों तक और जो उसका हक है उसको फौरी मिलना चाहिए। तो फिर वही बात हुई कि इस्हाक डार आए एयरपोर्ट से सीधे अदालत, अदालत से सीधे सेनेट, सेनेट से वज़ीर ख़ज़ाना। अब छोटे शरीफ आ रहे हैं, देखें क्या जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, बाकी भी आ जाएंगे, तो ऐसे ही जारी रहेगा ना। देखिए जी, जो राहें हमवार हो रही हैं और जो तरामीम कानून में लाई गई हैं, अगर उनका मजमूई असर देखा जाए तो ये बात यही नजर आती है कि ये रास्ता हमवार हो रहा है किसी शख्सियत के लिए और उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये अब क्या इस पे तबसरा किया जाए इस निज़ाम पे और इस कानून पे। लेकिन भाई सर एक जो सीरियस बात वो ये है कि ये जो सॉरी टू से एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो कानून है, ये जो आप लोग कह रहे थे और ये कहा जा रहा है कि नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम की गई है, यानी ये जो अगर ये रिलीफ मिल रहा है चाहे इस्हाक डार को मिले या अब शहबाज को मिलेगा, वो तो एक नैब के कहते हैं वो पहले ही एक ड्राकोलियन लॉ के तहत नैब जो है गिरफ्तारियाँ कर रही थी, अब उनमें तरमीम ले आई हैं। ज़रा मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये कौन सी तरामीम है जिससे इन्हें रिलीफ मिल रहा है और वो कौन सी तरामीम थी जिसके सबब वो गिरफ्तार किए जाते थे। लेकिन मेरे ख्याल है ये बताएं कि वो 1, 2, 3 कौन सी जो हैं जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया और उसके सबब रिलीफ मिला, जैसे इस्हाक डार को और शहबाज का भी देखना है। जी, इसमें देखिए बहुत स्पेसिफिकली 3 प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जिनको खालिसतन किसी मकसद के लिए अमेंड किया गया है। सबसे पहले जो सेक्शन 4 है जो NAO का जो बेसिक इतलाक है कि कौन कौन से लोगों पे, कौन से अशखास पे, कौन से इदारों पे इस कानून का इतलाक होगा, उसमें चंद लोगों को निकाल दिया गया। लोगों को मीन्स बाय नेम तो नहीं हो सकता लेकिन कैटेगराइज करके और उसका इनडायरेक्ट मफाद जो है वो किसी खास शख्सियत को पहुंचता है। इसके अलावा आप देखें सेक्शन 14 जो ओनर्स ऑफ प्रूफ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असफर जारवली केस में भी बड़ा वाज़ेह डेलिब्रेट किया और कहा कि नहीं ये वक्त की जरूरत है इस किस्म का एहतसाब का कानून हमारे मुल्क में होना, वो ओनर्स ऑफ प्रूफ की जो प्रोविजन है वो कानून में हज़फ कर दी गई, खत्म कर दी गई। अब मतलब ये कि इल्जाम लगाएगी सरकार और बावजूद इसके कि वो कनेक्ट होता है मुल्जिम डॉक्यूमेंटेड ऑफेंस से, फिर भी स्टेट ने साबित करना है कि ये ऑफेंस इस शख्स ने कमिट किया है और ओनर्स जो है वो डिस्चार्ज करेगी स्टेट। पहले जो कानून था वो मुल्जिम पे बारे सबूत था। और असासजात केस में आप देख लें बिलखुसूस 9A5 उसमें अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महज किसी एसेट्स का ज्यादा होना अब ऑफेंस नहीं है। पुराने कानून की रूह से ये था कि अगर कोई शख्स अपने आमदन और असासजात में मुमासलत नहीं रख पाता और वो ये नहीं सफाई दे पाता कि उसने जायद असासजात जो हैं कौन सी आमदनी से बनाए हैं, तो कानून के तहत ये समझा जाता था कि इसने करप्शन और ब्राइब मनी से बनाए हैं तो उसको सजा हो सकती थी। अब इंटरेस्टिंगली 9A5 को अमेंड करके मशरूत कर दिया गया एसेट्स के केस को कि अनलेस ये साबित ना हो जाए ये जो जायद असासजात हैं आमदन से, ये जायद असासजात भी करप्शन से बनाए गए हैं, तो महज किसी के असासजात का ज्यादा होना जो है वो करप्शन नहीं है। इसी तरह 9A6 में जो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का ऑफेंस है
उसमें भी आप देखें उसको मशरूत कर दिया कि जब तक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट इस बात का सबूत नहीं होगा कि इन्होंने अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए कोई ज़ाती मनफत हासिल की है, कोई माली मफाद हासिल किया है, महज इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करना बजाते खुद जो है ऑफेंस नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब कि सेक्शन 4, सेक्शन 5 NAO और सेक्शन 14 और 9 की जो सब सेक्शन 5 और 6 है, 9A, 5 और 6, इन प्रोविजंस को खालिसतन किसी मकसद के तहत तरमीम किया गया है, अमेंड किया गया है ताकि किसी को मफाद पहुंचे। ठीक है बैरिस्टर, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमारे प्रोसिक्यूटर, साबिक प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर का कहना था कि नैब कवानीन में जो 3 तरामीम की गई हैं, बाकायदा नाम भी लिए गए कि इन लोगों को रिलीफ मिलेगा और इसी सबब सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं। और एक और दहला देने वाला जो कत्ल हुआ था उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बड़ी दहला देने वाली है, जिस डिटेल से आइए इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और अरशद शरीफ यानी कोई एक सहाफ़ी का ये कत्ल नहीं बल्कि एक ब्लाइंड मर्डर जिस तरह कहलाया जा रहा था, अब उसकी गिरह खुलनी शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यानी 2 रुकनी कीनिया गई थी, उसने वापस आकर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, स्याह सफ़ेद में ये कह दिया कि ये एक गलती नहीं थी जैसा कि कीनिया की पुलिस कह रही थी, बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया था। और उसके जो कुछ उनके साथ सलूक हुआ उसका भी बहुत तफसील से उन्होंने बताया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट मिली तो पहली बार ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, बल्कि अब नई JIT तश्कील दी गई है। जो पिछली JIT थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। अब देखते हैं कि ये नई JIT जिसमें ISI, IB और FIA हैं, ये इस कप पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अगले जनवरी के पहले हफ्ते तक ये आगे बढ़ गई है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है उसने तो ये वादे कर दिया है कि इसकी मुकम्मल मनसूबाबंदी हुई। और मनसूबाबंदी अगर हुई तो यकीन कीनिया में नहीं बल्कि उसके ताने बाने इस्लामाबाद से भी मिलेंगे। अभी चौधरी अतार हसन कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि जनाब जिस सबब अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर 18 मुकदमात थे, जिसका जवाब राना सलाउल्लाह को देना चाहिए। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के मलिक असद मौजूद हैं। मलिक असद, मैं आपकी स्टोरी को देखा, आपने बहुत डिटेल से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी दिखाई। तो ये तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह ही दिया है कि ये प्लांटेड यानी ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं था बल्कि प्लांटेड मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया था। फिर कुछ नाम भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये नाम से कोई वादे नहीं होता कि हम उन तक पहुंच सकें जो असल इसके पीछे हाई प्रोफाइल लोग हैं या इदारे हैं। असद, ये जो वकार है ये US एम्बेसी का कॉन्ट्रैक्टर है और इसका वो जो फायरिंग रेंज है उसमें भी 8 अमेरिकन ट्रेनर हैं जो कि इसके एम्प्लॉई हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो JIT जो 2 मेंबर्स जो इन्वेस्टिगेशन टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, उन्होंने क्वेश्चनेयर जो बनाया था, जो क्वेश्चन रेज किए थे, उसमें एक ये भी था कि ये वकार जो है ये इनके से उससे पूछा है कि भाई आप हमें बताएं कि आपने इतना बड़ा सेटअप फायरिंग रेंज का ये यहाँ पे किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। कहते हैं जी जी हम ट्रेन करते हैं पुलिस को, लेकिन वो पुलिस के जो है वो तो उनके अपने सेटअप होते हैं और उसमें ये कोई इस किस्म का सेटअप है। जैसे आपको याद होगा कि वो 2007-8 में ना ये यहाँ पे ब्लैक वाटर या डायनाकोर जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे लोगों की, रिटायर्ड लेते थे SSG के लोग, उनको फायरिंग वगैरह और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अमेरिकन ट्रेनर्स थे, सहाला पुलिस कॉलेज में का उनको एक पोर्शन उनको पास था, तो वहाँ पे वो इस तरह की ट्रेनिंग करते थे। बाद में फिर ये हाईलाइट हुआ तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ी।
तो मुझे तो कुछ इस किस्म की ये फैसिलिटी जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे तो इसी किस्म की ये लगी है कि वो वहाँ पे चलाता था। अब देखिए यूएस एम्बेसी की कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक जो किसी आम आदमी को तो नहीं मिलता, और उसकी जो बेगम है मोरीन जो कि सेकंड वाइफ है कीनियन, उसके हवाले से भी इसमें लिखा है कि जो उनकी ऑब्जर्वेशन है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, वो उनका ये है कि वो एक जिस तरह एक एजेंट होता है ना, स्पाई जो एजेंट होता है, वो उसके वैसे वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि अभी आप क्या करेंगे, अभी आप क्या करेंगे। ये चीज़ें वो फैक्ट फाइंडिंग में जो इन वकार वगैरह के हवाले से आई। लेकिन असद ये भी एक, जैसे अब ये तो कहा गया है कि मनसूबाबंदी है की गई, मनसूबाबंदी यकीन पाकिस्तान में की गई, अरशद शरीफ ठीक है उनके खिलाफ केसेस से जिन्हें निकले, लेकिन कीनिया ही क्यों उन्होंने चूज़ किया? उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि खान साहब जो उनसे क्लोज थे उन्हें कहीं और के भी वीज़े दिला सकते थे। फिर ये जिनके मेहमान बने उन साहब से जो अरशद शरीफ के जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, ये आप कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर 2 महीने उनके साथ रहे, तो इसमें बहुत सारी मिसिंग चीज़ें हैं असद, ऐसा है ना? जी मुजाहिद साहब, इसमें ना इसका वैसे एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है और बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड वो ये है कि अरशद शरीफ पे जब इस एफआईआर वगैरह हुई थी, जब ये रिजीम चेंज हुआ उसके बाद उनके ऊपर की 15-16 एफआईआर हुई थी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। उस वक्त जो वहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने उनके लिए एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लैंकेट ऑर्डर जो है वो उन्होंने जारी किया था, और स्पेसिफिकली गालिबन 25 मई की नहीं, 25 अप्रैल की कोई डेट है, उसमें मैंने वो पढ़ा भी था ऑर्डर। उसमें उन्होंने लिखा था कि इसको ना तो अरशद शरीफ को अरेस्ट किया जाए और ना ही इसको, अगर किसी दूसरे सूबे में एफआईआर है तो ना ही इसको वहां पर किसी पुलिस के हवाले किया जाए विदाउट परमिशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यानी कि अगर किसी दूसरे सूबे से भी उसको कोई गिरफ्तार करने आएगा तो वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता ट्रांजिट रिमांड में, लेकिन इसके लिए वो एक इतना बड़ा एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास किया था। इनको पाकिस्तान में कुछ भी बड़े अगर ये होते इस्लामाबाद में, इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। और दूसरी जो आपने बात की ना कि इसके, तो ये एक बड़ी, मैंने उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एक बड़ी हैरान कुन मैंने एक चीज देखी कि अरशद शरीफ के पास कुवैत का वैलिड वीजा था जो कि 6 दिसंबर को एक्सपायर होना था, और ये तकरीबन अक्टूबर से कोई 2 महीने पहले अगस्त सितंबर में शायद या अगस्त में जो है ये चले गए थे कीनिया, जबकि इनके पास कुवैत का वैलिड वीजा था। और यूएई में जो है जब इनको कहा गया कि आप जाएं, कहते हैं कोई उनका कोई एहलकार था यूएई का, पुलिस का कोई एहलकार था, उसने कहा वो उनको फिर 4 ऑप्शन दिए थे। सलमान इकबाल साहब जो है उन्होंने कोई डिस्कशन वगैरह हुई थी एफआई की एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। मालदीव था, श्रीलंका था, कीनिया था और शायद तंजानिया था, कि 4 मुल्कों में से आप किसी में भी चले जाएं। तो इन्होंने कहा जी मैं, ये जो रिपोर्ट में एक वो विटनेस थे उनका स्टेटमेंट थी कि इन्होंने खुद कहा जी मैं कीनिया जाना चाहता हूँ। फिर अच्छा एक चीज़ जो उसमें ज़्यादा एक और भी हाईलाइट हुई है रिपोर्ट में कि ये ARY-TV पर चलाया गया था कि कीनिया इस वजह से गए कि कीनिया में ऑन अराइवल जो है वो वीजा मिल जाएगा, ये टीवी चैनल पे चलता रहा और ये रिपोर्ट में भी लिखा है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, कीनिया में भी बाकायदा इनविटेशन जो है उसके बाद ही आपको वहाँ पे वीजा मिलता है, और इनविटेशन के लिए आपने दुरुस्त कहा लेकिन असल जो बात है कि चले ये सब कुछ हो गया, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो GIT बनाई है, और मैं देख रहा था कि जस्टिस जो एक जज थे उन्होंने ये इनसे कहा कि जनाब ये GIT के हवाले से कि तो एडिशनल उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन ज़्यादा जवाब जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल का है, जिन्होंने ये कहा कि हमारी जो भी मालूमात होगी तो हम कीनिया के पुलिस पे रहम करम पर हैं। अब कीनिया के पुलिस ने तो जो कुछ किया वो आपके सामने ही है। वो कहा यह जाता है कि उन्हीं के अहलकार थे जिन्हें हायर किया गया। तो ये तो जो रिपोर्ट, इसमें जब रिपोर्ट को ये मुस्तरद कर दिया गया है कीनिया के, और रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कीनिया ने पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, तो सॉरी टू से ये GIT जो यकीनन वहाँ भी जाएगी कीनिया, इसी पुलिस के पास जाएगी ना असद?
इसमें मुजाहिद साहब, इसमें ना एक जो बड़ी चीज़ वो ये है कि जो ये अभी एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी कोई बड़ी मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि जो जेआईटी ने रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एफआईए के जो लॉ शेड्यूल है, क्योंकि एफआईए के पास ये मैंडेट है, ये दूसरे जो है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। रमना पुलिस ने जिसने एफआईआर दर्ज किया वो तो नहीं कर सकती, लेकिन वो अदालत के अहकामात थे तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो एफआईआर दर्ज की। और दूसरी बात ये थी कि जो इससे पहले जो एफआईआर हुई हैं, जो कि कत्ल बाहर हुए हैं या इस तरह के वाकयात बाहर हुए हैं, जैसे कि मुंबई अटैक था, उसकी एफआईआर पाकिस्तान में हुई थी, और एक डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस जो है उसकी भी एफआईआर जो है वो पाकिस्तान में एक हुई थी, लेकिन वो तब हुई थी कि जब उसके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद फिर उनके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है वो दी गई। ये पहला केस ऐसा है जिसमें कि लोग अभी बाहर हैं, उनके अभी कोई चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन एफआईआर जो है वो दे दी गई है। बाकी जो आपने बात की कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो पाकिस्तान में हुई, और इस हवाले से जो जेआईटी की अभी तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अच्छा, एक चीज और जो है वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैक्ट फाइंडिंग जो है इसको जी, बड़ी तफसील से हमारे मलिक असद हमें ये बता रहे थे। इसी हवाले से हम इस रशीद शरीफ के ख्याल से कि मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर शेख रज़ा से गुफ्तगू करेंगे, जो इस केस का और ख़ुद रशीद शरीफ से बड़े करीब रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। टीवी मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद कहता है, और गुफ्तगू हमारी हो रही है अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल पर। उनके दोस्त भी रहे बैरिस्टर शुएब रज़ाक, उनसे मालूम करेंगे। बैरिस्टर, ये जो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि एक नई जेआईटी बने, तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तो बड़ा 500 की है, सब कुछ तफसील से आ गया। ये जाके क्या करेंगे अब जेआईटी वाले, ये क्या लाएंगे? उसमें बरेलवी साहब बात यह है कि पहले तो देखे ना, जो ये 45 दिन लगे हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी। एक दूसरा, दैट 2 member टीम वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। और तीसरी बात ये थी कि उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक्चुअली उस रिपोर्ट ने सवालात ज़्यादा उठा दिए एज कम्पेयर टू एनी आंसर्स। मतलब वो सवालात जो मैं और आप उठा रहे थे, जो उसकी फैमिली उठा रही थी, जो मीडिया उठा रहा था, वो सारे सवालात तो हमारे पास थे, उसमें से किसी जगह भी जवाब कोई नहीं मिला। मतलब ये बड़ी सादी सी बात है, मैं उसमें मेरा भी किसी जगह जिक्र आ गया, तो मेरा भी उनसे कहना ये था कि आप ये बताएं कि ये एफआईआरें किसने दर्ज कराई, वो माहौल क्यों ऐसा क्रिएट किया गया जिसकी वजह से अरशद शरीफ को जाना पड़ा। तो मेरी ज़ाती राय में वो जो पहली एक्सरसाइज थी, दैट वाज ए वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात थे, कोई जवाब नहीं मिला। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की पहले ये इशू था कि जनाब एक तो वो 2 member टीम है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। अब उन्होंने स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को उन्होंने ज्वाइन कराया है ताकि इसमें आगे वो हो सके। बरेलवी साहब, इसमें आप बहुत सीनियर हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसमें इशू यही है कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ गई है, रिसोर्सेज भी एलोकेट हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया है, मैन पावर भी है। अगर अब उनकी नीयत अच्छी हुई और अगर उन्होंने कुछ लोगों को बचाने की या इंतहाई न्यूट्रल होकर इन्वेस्टिगेशन की, तो देखिए स्टेज इज ऑन सेट, दे जस्ट नीड टू परफॉर्म। और परफॉर्म इसी तरह करना है कि अब देखिए दो बातें आई ना। एक तो खैर आपने नीयत का कहा, वो तो आपको पता है हुक्मरान और जो इदारे हैं उनकी नीयत कौन दे सकता है। और दूसरे वो जो एफआईआर जो दर्ज की गई 1918 जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, उसका भी अभी चौधरी एतराज़ हसन ने भी सवाल उठाया कि एफआईआर तो राना सनाउल्लाह यानी वज़ारत दाखिला ने दायर की थी ना अरशद शरीफ का। अब वही बात है ना कि अब जो जेआईटी बनी है उसमें के अरकान भी हैं, वो भी वज़ारत दाखिला ही के तहत तकरीबन लगता है होंगे। और तो इसमें फिर हम कैसे समझें कोई नई बात आएगी जेआईटी से? असल इम्पोर्टेंट बात तो बरेलवी साहब यही है ना
कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को लेने का मकसद, अगर आप एक बात पे कंक्लूड कर रहे हैं कि उसको एक प्लानिंग के तहत विद इंटेंशन आपने मारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मुहरक़ात शुरू किस तरह हुए बरेलवी साहब। वो FIRों से शुरू हुए। FIRों की वजह से ना, मैं क्योंकि उन 16 की 16 FIRों में वकील हूँ, उसके हर केस में मैं वकील था। किस प्रोसेस से हम गुजरते थे, शाम को एक दिन पता चला हमारे पे 4 FIR हैं, रात को सोए सुबह उठे पता चला 8 FIR हो गई हैं, तो वो भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि वहाँ से आपको इंटेंशन समझ आएगी ना, वहाँ से आपको इंटेंशन समझ आएगी कि मैं समझता हूँ मे बी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी असैसिनेटेड इन पाकिस्तान। तो कौन सा माहौल ऐसा क्रिएट किया गया जिसमें ही हैड टू लीव द कंट्री। तो आपने देखें, अभी बातें बहुत बरेलवी साहब हो रही हैं, लेकिन हम एक्चुअली अगर हमारी नीयत एज ए नेशन, एज ए अफेक्टेड पार्टीज, हमारी तो नीयत यही होनी चाहिए टू गेट टू द ट्रुथ, और ट्रुथ पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। ट्रुथ का आपने बैरिस्टर के अभी तो वैसे ही मेरे ख्याल में ये केस खुला है, पेंडोरा बॉक्स खुला है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब इशारे वादे तौर पर जो असल इसके पीछे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।